अगर हम इनफ इयर्स जी लें तो हम सबके घरों में ना कोई किसी बीमारी या एज रिलेटेड इश्यूज से गुजरते ही हैं, है ना? जी, जी। तो वो किस सिचुएशन में गुजरते हैं या और उनको मैनेज कैसे किया जाता है, वो यूजुअली बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब ये वर्ड्स पैलिएटिव केयर मैंने पहले बार आपसे सुना था। अच्छा, हम हुँ, किसी चीज़ पे बात कर रहे थे एंड यू जस्ट हुँ, मेंशन्ड कि पैलिएटिव केयर ये होता है वगैरह। हुँ, हुँ, तो एक तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा और बहुत पर्सनल भी, बहुत नया हुँ, था, बहुत पर्सनल हुँ, भी सिचुएशंस थे पहले लाइफ में। एनीवेज, तो हुँ। थोड़े से और डिटेल में बताइए पैलिएटिव केयर होता क्या है? जी। देखिए मतलब इन इन वन सेंटेंस पैलिएटिव केयर तो होता है कि केयर ऑफ द डाइंग, टू प्रोवाइड कि जिनको हमें मालूम है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है अब ज़िंदगी का, तो उनकी जो डेथ है, वो जो लास्ट का समय है, उसमें एक डिग्निटी प्रोवाइड करनी, उसमें एक केयर प्रोवाइड करनी और जितना कंफर्टेबल उस जर्नी को कर सकते हैं लास्ट वाली, उसको किया जाए एविडेंस बेस्ड मेडिकल इनपुट के साथ। दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ पैलिएटिव केयर। तो ये कोई बहुत नई फील्ड नहीं है, लेकिन इसमें तो मेन फोकस यही है कि जब हमें मालूम चल जाता है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट्स टर्मिनली इल होते हैं एंड वी नो वी वोंट बी एबल टू सेव देम, उनका हम कुछ नहीं बचाव कर पाएंगे, तो सारा फोकस जो होता है उनकी बीमारी के क्योर से हटकर उनकी कंफर्ट की तरफ चला जाता है। और ये सिर्फ उन्हीं की कंफर्ट नहीं होती है, उनके जो परिवारजन होते हैं, उनके जो प्रियजन, उनके जो सराउंडिंग मतलब इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है, उनकी भी केयर उसमें, मेंटल केयर जो उनकी उनकी मेंटल हेल्थ की केयर भी इसमें जो है वो भी एड्रेस साइमल्टेनियसली होती रहती है। तो मोटा मोटा तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ पैलिएटिव केयर। और ये पूरी एक स्पेशलिटी है, जैसे जनरल मेडिसिन में आप कोई भी कार्डियोलॉजी ले लीजिए, यूरोलॉजी ले, कोई भी स्पेशलिटी आप ले लीजिए, वैसे ही पैलिएटिव केयर इज़ अ सेपरेट स्पेशलिटी जिसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल बराबर के कंसल्टेंट्स होते हैं, रिसर्च चलती है पूरी। तो इट इज़ अ फुल ब्लोन स्पेशलिटी। तो किस समय पे पता चलता है कि अब पेशेंट को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है? हम्म, ये काफ़ी ट्रिकी डिसीजन होता है। तो ये हाँ। जो डिसीजन होता है ये पैलिएटिव कंसल्टेंट्स का नहीं होता। ये जो डिसीजन होता है, जो बाकी जो, जैसे अगर कोई सर्जरी के अंडर है, कोई मेडिसिन के अंडर है, कोई ऑन्कोलॉजी के अंडर पेशेंट है, लार्जली ये जो कैंसर से ग्रसित पेशेंट्स होते हैं, जिनका जो कि हमें मालूम है कि हमने ट्रीटमेंट्स दे दिए हैं और अब इसके ज़्यादा हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो वो ज़्यादा इसके अंडर आते हैं। लेकिन जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें सीओपीडी एक चीज़ होती है जिसमें आपकी, जैसा कहें कि सांस लेने की क्षमता जो है वो रेगुलरली कम होती जाती है, प्रोग्रेसिवली स्पीकिंग, तो वो पेशेंट्स को भी एक स्टेज आती है जिसके बाद उनको पैलिएटिव केयर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि दे आर पैलिएटिव। तो ये जो, जैसा मैं कह रहा था कि पेशेंट्स जो कैंसर के ज़्यादा ग्रसित होते हैं, उनका हमें मालूम चलता है कि अब इस इलाज हमने दे दिया है और इसके बाद और ज़्यादा इलाज नहीं बचा है, और हमें मालूम है कि कैंसर जो है वो ओवर पावर कर जाएगा बॉडी को। तो ऐसी स्टेजेस में हम पेशेंट्स को पैलिएटिव डिक्लेयर कर देते हैं। और ये सिर्फ कैंसर पेशेंट्स ही नहीं होते, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स भी हो सकते हैं जिनमें सीओपीडी जैसी बीमारी होती है, या और भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं न्यूरोलॉजी वगैरह की, जो हम जिसमें पेशेंट्स आते हैं। ये जो डिसीजन है ये पेशेंट की तरफ से नहीं होता या फैमिली की तरफ से नहीं आता, ये इट इज़ लेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर का डिसीजन होता है कि देखिए, दिस हमने जो ऑफ़र करना था हमने ऑफ़र किया, नाउ हम इस स्टेज पे हैं कि हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तो हम नहीं ऑफ़र कर सकते, कि ऐसा कोई बचा नहीं है जिससे कि आपकी जो बीमारी है उसका हम इलाज कर पाएँ। हाँ, जो सिम्पटम्स उसके अराउंड आएँगे, जो परेशानियाँ आएँगी, दर्द होगा, खाना ठीक से नहीं खा पाएँगे, साँस फूलेगी, एजिटेशन होगी, ऐसे बहुत से सिम्पटम्स होंगे, उसका हम फ़ोकस करके ख़्याल ज़रूर रख सकते हैं। उसको फिर हम पैलिएटिव जो केयर है उसके अंडर फिर उनको रेफ़र कर दिया जाता है, एंड ऑब्वियसली द पेशेंट एंड जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड होते हैं। लेकिन जस्ट टू मेंशन इट क्लियरली, ये जो डिसीजन लार्जली कम्स फ्रॉम जिस स्पेशलिटी के अंडर वो पेशेंट होता है। अगर ऑन्कोलॉजी के पेशेंट हैं तो ऑन्कोलॉजी के जो कंसल्टेंट है वो बोलेंगे कि दिस इज़ इट, इसके ज़्यादा हमारे पास नहीं है इलाज, तो नाउ वी ऑफर यू पैलेटिव केयर। तो ये डिसीजन क्लिनिकल है। मेरा एक इसी से रिलेटेड एक सवाल था कि फैमिली का इसमें कोई
दे कांट इनिशिएट, राइट? लाइक वो नहीं सोच सकते कि उनके घर में अगर ऐसा कोई पेशेंट हो और हुँ, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लाइक कैंसर की कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। हुँ, तो हुँ। उस समय ये फैमिली क्या इनिशिएट करके कह सकती है कि अ, ये हमसे नहीं हो रहा, आप केयर कर लो प्लीज़ इसका? नहीं, देखिए जो पैलिएटिव केयर है, इट डज़न्ट गो ऑन इट्स ओन कि भई सिर्फ़ हॉस्पिटल करेगा। अगर फैमिली है, मतलब अगर फैमिली साथ में है और पेशेंट के दोनों, एवरीवन हैज़ टू बी ऑन बोर्ड। तो ये भी नहीं होगा कि डॉक्टर बोले कि मैंने डिक्लेयर कर दिया आप पैलिएटिव हैं, और पेशेंट बोलें कि नहीं मैं तो नहीं इस चीज़ को मतलब मानता, तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो बट वी हैव टू गिव देम द ऑफर। हाँ, डिस्कशन के बाद ऑब्वियसली मान तो जाते हैं लोग, क्योंकि दैट इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन फैमिली अगर बोले कि हम इनकी केयर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी साइड क्लिनिकल मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, then you cannot make him palliative. No. So palliative, as I said, ये solely इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उनका इलाज आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या चांसेस हैं। और वो मतलब कई बार ऐसा होता है कि इलाज पॉसिबल है, लेकिन पेशेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट ट्रीटमेंट। वो नहीं चाहते कि उनको कीमोथेरेपी दी जाए या रेडियोथेरेपी दी जाए। देन जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, देन वी से कि ठीक है, अब द ओनली अल्टरनेटिव वी लेफ्ट इज़ कि वी ऑफर पैलिएटिव केयर जो है वो करते हैं। तो वी हैव टू हैंड यू ओवर टू द पैलिएटिव स्पेशलिस्ट्स। तो इसमें फैमिली डजंट डिसाइड। अगर फैमिली की कुछ लिमिटेशन है केयर नहीं कर पाने की, तो उस चीज़ की हेल्प सेपरेटली मिल सकती है उनको। चाहे वो सोशल केयर की तरफ से हो या फाइनेंशियल, जो भी हो, अलग अलग सिस्टम्स पे डिपेंड करता है। यूके में वी कैन प्रोवाइड दैट दोज काइंड ऑफ सपोर्ट। लेकिन उनको ये नहीं हो सकता कि पेशेंट को पैलेटिव कर दिया जाए बिकॉज फैमिली इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ देम। ये कॉन्सेप्ट शुरू कब हुआ? मतलब कितने साल हो गए इसको शुरू होके? और हम्म। ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा अवेलेबल है कि इंडिया में भी है अवेलेबल? हम्म। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मेडिसिन की बात करें तो मतलब हो ही गई हैं, कुछ सदी तो हो ही गई है अपने को। लेकिन ये 1960s में एक नर्स थी, सिसिलिया सॉन्डर्स, आई थिंक आई हैव टू डबल चेक दैट नेम, सिसिली, सॉरी, सिसिली सॉन्डर्स। वो न ट्रेन नर्स थी लंदन में, और उनके दोस्त को कैंसर हो जाता है, और वो आउट ऑफ हर जॉब उस दोस्त की जो है वो केयर करती है। और देन ऑब्वियसली वो पास अवे, ही पासेस अवे, बट देन शी गेट्स इट कि ये जो लोग हैं जो इस तरह सफ़र कर रहे हैं, उनको उनकी हमें स्पेशल केयर तो करनी चाहिए बिकॉज़ ये लास्ट स्टेजेस हैं। तो वहाँ से वो जो एक कहें कि एक ट्रिगर मिलता है, और वहाँ से ये काम जो है वो शुरू होता है। उसमें जैसे मैंने कहा कि वो एक ट्रेंड नर्स हैं, और साथ में वो एक ट्रेंड सोशल वर्कर भी थी। तो एट दैट टाइम उनके दिमाग में ये तो नहीं था कि इसको स्पेशलिटी बनाया जाए, दैट वाज नॉट द थॉट प्रोसेस। लेकिन ये ज़रूर था कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनकी स्पेशल केयर होनी चाहिए, बिकॉज डेथ होनी है वो तय है। और वहाँ पे जो सिम्टम्स आते हैं उसके उसके मुताबिक दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं थी, दी भी नहीं जाती थी, इवन पेन किलर्स उस लेवल की नहीं दी जाती थी फॉर डिफरेंट रीजंस। तो दैट इज़ व्हाट स्टार्टेड। तो उन्होंने फिर शी रीट्रेन्ड फ्रॉम, सो एज आई सेड, नर्स ट्रेन थी, वो सोशल वर्कर थी। देन शी रीट्रेन्ड इनटू मेडिसिन, मेडिसिन की ऑल द वे, एक मतलब एक ऐसा कहें कि मैच्योर स्टूडेंट की तरह शी डिड मेडिसिन अगेन। एंड देन शी डिड लॉट ऑफ रिसर्च। और 1960s में, 65 प्लस माइनस 3 इयर्स, आप क्योंकि ये एक दिन तो होता नहीं है जब ये शुरू होता है, लेकिन 1967 में पहला वार्ड लंदन में खुलता है पैलिएटिव केयर के लिए। और साइमल्टेनियसली वो यूएस भी जाती थी, वहाँ लेक्चर्स देती थी, पीपल यूज टू कम एंड विजिट देम, जो भी वो यहाँ करते थे। तो एवरीवन वुड गो बैक एंड डू थिंग्स अपने हिसाब से वो करते थे पैलिएटिव केयर। तो 60s में 65 के अराउंड ये जो है हम कह सकते हैं शुरू हुआ। और ये जो उनको फिर बाद में सम्मानित किया गया, शी वॉज मेड दाम डेम, शी वॉज मेड अ डेम, सो शी वॉज कॉल्ड डेम सेसिल सॉन्डर्स। सो उनके नाम से वो चलता है। शी इज़ द बेसिकली द फाउंडर ऑफ दिस पैलिएटिव केयर स्पेशलिटी। ये, लेकिन आप सही कह रही हैं, ये ज़्यादा वेस्ट में है। वेस्ट में भी अब पिछले कुछ सालों में, 10-15 साल में हम कहें तो ये ज़्यादा पिकअप हो गई है। अभी भी वेस्ट में, शायद में भी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटीज़ हैं
वो इसको ज़्यादा अवेल नहीं करती हैं। मतलब मैं जब था इस सर्विस में मैंने काम किया 6 महीने, तब मुझे हार्डली एनी इंडियन या साउथ ईस्ट एशियन पेशेंट जो थे वहाँ देखने को मिले। हालाँकि प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो आते रहने चाहिए थे, जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स दिखते हैं। तो इंडियन अपनी जो एशियन कम्युनिटीज़ हैं उसमें इसका टेकअप नहीं है, यहाँ पे भी वेस्ट में भी। तो इंडिया में या अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में तो लोकली ये अवेलेबल भी बहुत कम है। और है, इंडिया में है, आई नो दैट कि सर्विसेज अवेलेबल हैं, गाइडेंस मिलती है। हाँ, उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वेस्ट में मिलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है। स्पेशलिस्ट को मालूम है, स्पेशलिस्ट हैं भी, उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। क्योंकि कल्चरली स्पीकिंग हम डेथ के बारे में बात भी नहीं करते हैं। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि ये हमारा जो आइडिया है डाइंग के बारे में, हुँ, डेथ तो सब करते हैं, हाँ, बट हाँ। डाइंग के बारे में जो वो एक प्रैक्टिस है हुँ, कि हम बचाना ही है उनको जैसे भी हो हाँ, सके, हाँ, हाँ, है ना? तो हाँ, हम लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पेनफुल भी हो जाता है हुँ, वो होल प्रोसेस, बिल्कुल। कि आपको पता है कि आप नहीं बचा पाओगे, तो हुँ, लेट नहीं। दैट पर्सन गो हुँ, पीसफुली। हुँ, हम हुँ, वो नहीं करते हैं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं उस हुँ, कॉन्सेप्ट से कि वो अब गुजरने वाले हैं तो हमें बचाना ही है हाँ, उनको, यू नो। वो दोनों चीज़ों के लिए शायद होता है, पेशेंट के लिए भी हम करते हैं, अपने लिए भी करते हैं कि हमें लगे कि हमने हाँ। भी पूरी कोशिश की। तो आई थिंक ओह या। दोनों चीज़ें हैं हाँ। उसमें, क्योंकि अपनी भी एंग्ज़ायटीज़ होती हैं। अपने आप को ये कहना कि दैट इज़ इट, इसके आगे मैं नहीं कुछ कर सकता, ये भी बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो कल्चरली स्पीकिंग भी वैसे भी, अगर हम ये तो चलो केयर ऑफ़ द डाइंग है। जब यहाँ पे वेस्ट में हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं लोग, दे इवन प्लान देयर फ्यूनरल, कैसे की जाएगी, पैसे कहाँ से आएँगे, ये मैंने फंड यहाँ पे रख काफी दिया है। डिटेल में। काफ़ी डिटेल में, हाँ, गाने कौन से बजने हैं फ्यूनरल पे वो भी वो कई बार डिसाइड करके जाते हैं। तो और हम बोलते हैं कि बात ही मत करा करो, हम तो मतलब बात हाँ, करोगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस के चलते भी है हाँ। कि पैलिएटिव केयर जैसी चीज़ जो उसका टेकअप इतना नहीं है, बट इट इज़ ह्यूजली बेनिफिशियल। जैसा आपने कहा कि हम अपना जब ज़ोर लगा रहे होते हैं तो उसमें नुकसान पेशेंट का भी होता है, फैमिली वालों का भी बहुत होता है, पैसे का भी होता है, रिसोर्सेज का भी होता है, सब चीज़ का नुकसान और है उसमें। सफरिंग भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल, मतलब बढ़ जाता है, बढ़ जाती लंबा है। खिंच जाता है। लंबा भी खिंच जाता है, वो जो एक एक होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है, क्वाली करके कहते हैं, वो भी हम्म। कम हो जाता है जब आप उनको पेन दे रहे हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव नहीं हो रही, बट यू आर लंबी पुटिंग। हो रही है लेकिन हाँ, इम्प्रूव हाँ, नहीं हो रही। उनकी बेटर नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इंडिया में या अपने इवन पूरे तकरीबन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रॉब्लम है कि हम डाइंग के बारे में बात नहीं करते, और जो कैंसर रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसा आपने कहा कि वी वांट टू बी सीन कि हम कुछ कर रहे हैं लास्ट मोमेंट तक। तो उसका तो ये भी है, आई थिंक हमने पहले भी पॉडकास्ट में बात की थी कि जो एक डीएनए सीपीआर होता है, डिड डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन की बात होती है, जो कि हम नॉर्मली किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम रिससिटेट करते हैं। लेकिन जो ये पेशेंट्स होते हैं इनका हमने फॉर्म भरा होता है कि डीएनए सी डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन, और साइन किए होते हैं पेशेंट ने या फैमिली ने या एंड डॉक्टर्स ने। तो उसका मतलब यही होता है कि अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो लेट देम गो, बिकॉज अगर हमने ट्राई किया, मान लो वो वापस भी आते हैं, द क्वालिटी वैसे तो बहुत ही मुश्किल होती है, एंड व्हेन द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग इट इज़ वेरी वायलेंट, तो उसमें रिब्स फ्रैक्चर तक होते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पेन दे रहे हैं, बचा के भी हम उनकी अगर लाइफ ने 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा भी दी मान लीजिए, तो भी दैट्स नॉट वर्थ इट। तो वो कॉन्सेप्ट भी है, दैट कॉन्सेप्ट उसी से आता है कि लेट हिम गो और लेट हर गो, वो टाइम आ गया तो डू नॉट ट्राई रिससिटेशन। तो ये जो डिसीजन है ना कि बस अब हमने ट्राई पूरी कर ली है, हाँ, कंफर्टेबल पूरा रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, वो तो दी जाएगी, लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्योर का होप हाँ, नहीं रखते फिर। हाँ, क्योर का होप नहीं रखा जाता। एंड ये गिल्ट फ्री होता है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको खराब टोटली फील हो, नहीं, फैमिली को भी खराब नहीं फील हो। नहीं, इट्स क्वाइट अ ये साइकोलॉजिकल थिंग। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग एंड इट इज़ वेरी लिबरेटिंग एट दैट टाइम, बिकॉज नहीं तो आप एक इतना बोझ लेके चलते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, ठीक करना है, लेकिन आपको जो साइंस की रियलिटी तो बताती है ना कि हम नहीं कर सकते।
कैंसर टेक ओवर हुँ। करेगा ही करेगा, वो तो है रियलिटी। अगर कुछ पॉसिबिलिटी होती तो हम उसका इलाज ज़रूर ऑफ़र कर रहे होते, वो नहीं है। तो इसीलिए भी इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मेडिकल डिसीजन हो, हाँ, बिल्कुल। क्लिनिकल डिसीजन हाँ, हो। हाँ, ये करेक्ट। बहुत हुँ। ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है और इमोशनल नहीं होता है इसमें। इसीलिए इट इट इज़ लेड बाय द क्लिनिशियन, लेकिन ऑब्वियसली जैसा हम हर पेशेंट रिलेटेड डिसीजन में पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को साथ लेके चलना होता है, तो इसमें भी है। लेकिन ये डिसीजन कुछ डिसीजन होते हैं जो पेशेंट इनिशिएट कर सकते हैं, उनका हम मान लेते हैं, लेकिन ये क्लिनिशियन लेड होगा ये। कितने दिनों तक रखा जाता है पैलिएटिव केयर में कि ये पेशेंट पे डिपेंड करता है? ऐसा भी होता है क्या कि अगर पेशेंट डिफाइज़ ऑल ऑड्स एंड वो स्टेबल हो गया वो कंडीशन में और फिर या फिर रिकवर भी होने लग गया? नहीं, बिल्कुल, आप सही सही कह रहे हैं कि पहले तो जो पेशेंट्स का हमें ये अंदेशा होता है कि अराउंड 6 मंथ्स से ज़्यादा लाइफ नहीं है, दोज आर पुट ऑन पैलिएटिव केयर। कई कंट्रीज़ में थोड़ा ऊपर ज़्यादा नीचे होगा, बट दैट इज़ रफली द टाइम पॉइंट। उसमें ऑब्वियसली सम पेशेंट्स गो अवे मच मोर क्विकली, और काफ़ी होते हैं ऐसे पेशेंट्स, मैंने खुद देखे हैं ऐसे पेशेंट्स जो पैलेटिव होने के बाद भी साल साल 1.5 साल पैलेटिव केयर में थे, एंड और कैंसर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बट दे मैनेज्ड। बट यस, कैंसर तो बढ़ेगा ही, समटाइम्स इट सो हैपन्स कि थोड़ी देर रुक गया या उतना नहीं फैला, या कुछ ऐसा हुआ। पर्सनली मैं नहीं जानता केसेस को कि वो पैलेटिव से निकल कर नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग गए हों, 5 साल की ज़िंदगी हुई होगी। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हुआ होगा, देयर मस्ट बी समथिंग, सम कुछ तो कई कई बार सडन रिवर्सल भी हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट द नॉर्म। तो लेकिन हाँ, ये नहीं है कि कई बार किसी को पैलिएटिव डिक्लेयर कर दिया और चाहे वो साल भी हैं, 6 महीने से ऊपर भी चले गए हैं, तो ये नहीं है कि वो फिर नॉन पैलिएटिव हो जाते हैं। पैलिएटिव केयर उनकी उसी तरह के रिसोर्सेज वो सब चलता रहता है। हाँ, एट एनी स्टेज इफ सडनली सम रीज़न और द अदर कैंसर ही गायब हो गया, या कुछ जो बीमारी थी वो गायब होगी, जो कि मैंने तो नहीं सुनी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है देन ऑब्वियसली यू विल हैव वी टेक ऑफ दैट थिंग के पहले अब तो ज़रूरत नहीं है, तो पेशेंट विल लिव, बट ऐसा होता नहीं है। अब केयर की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ केयर मतलब ये होता क्या है? आप करते क्या हो हम्म कि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए? सिर्फ दवाइयाँ ही फैक्टर हैं कि और भी कुछ करते हो कि वो पेशेंट कंफर्टेबल रहे? हाँ, इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं इसमें। पहले तो मैं क्विकली उसी पे टच अपॉन कर दूं कि सबसे पहली डिस्कशन तो होती है कि पैलिएटिव किया जा रहा है उसका क्या मतलब है, पेशेंट को बैठ के डिस्कशन होती है, फैमिली मेम्बर साथ में होते हैं इफ़ द पेशेंट वांट्स। तो उसमें डीएनए सीपीआर फॉर्म की जो मैंने बात की कि भाई अगर ये सिचुएशन है तो हम उसको फिर उसके ऊपर एक पूरा डाल मतलब डिस्कशन चलती है कि भाई अगर आपका कार्डियक अरेस्ट सडनली होता है देन वी वोंट बी रिससिटेटिंग यू, आर यू ओके, उसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, ये सब के चलते वो सबसे वो पहला स्टेप है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन उनके सिम्टम्स क्या हैं, अब कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मान लीजिए घर में चेंजेस करनी पड़ती हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, उनको नहीं चढ़ सकते, ग्राउंड पे रहना है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ वगैरह, वो सब वो देखते हैं कि हाउ द थिंग्स कैन बी मैनेज ऑन द ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर, बाथरूम बनाना है, जो भी करना है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए व्हील चेयर्स देनी है, सीढ़ियाँ बनानी है ऐसी जो व्हील चेयर को ऊपर लेके जा सकें, वॉट एवर फॉर द प्रैक्टिकल नीड्स। घर में मोबिलिटी के लिए जो जो स्टिक्स से लेकर जो भी कुछ चाहिए होगा वो प्रोवाइड करते, वो एक एस्पेक्ट है। क्लिनिकली स्पीकिंग ऐसे ही फाइनेंसिस का भी एक एस्पेक्ट है। एक एक स्पेशल फंड मिलता है, इफ समबडी गोज ऑन पैलिएटिव द फैमिली एंड द पेशेंट कैन क्लेम सम स्पेशल फंड, जिसमें ट्रीटमेंट के लिए तो चाहिए नहीं होता उनको, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए फ्यूनरल से लेकर सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज लाइफ चलाने के लिए वो फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। देन क्लिनिकली स्पीकिंग आपको जो सिम्टम्स आते हैं पैलिएटिव केयर के, जो जैसे मैंने कहा आपको, अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स वगैरह वो सब मिलेंगे, नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, कैंसर का बंद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको ग्रोथ बढ़ रही है, ट्यूमर की ग्रोथ है, जो वो साइज़ बढ़ रहा है और आपको सांस आनी थोड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है, तो उसके लिए आपको रेडियोथेरेपी दी जाएगी ताकि ट्यूमर थोड़ी श्रिंक हो जाए, ताकि सांस ठीक आ जाए। वो श्रिंक का मतलब ये नहीं होगा कि आपका क्योर किया जा रहा है, ठीक है ना? तो वो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। पेन बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है पैलिएटिव पेशेंट्स में, बिकॉज स्पेशली कैंसर के या किसी भी एंगल से पेन कैन बी ए ह्यूज प्रॉब्लम। तो पेन में पैलिएटिव में जो मेडिसिन हैं वो
काफ़ी बड़ी डोजेज़ में दी जा सकती हैं और काफ़ी कंटिन्यूअसली दी जा सकती हैं। कई बार तो सिरिंज एक 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 ऐसा कहें कि पंप लगा दिया जाता है जो कि एक मीटर डोज़ कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर पंप करती रहती है ताकि पेन ना हो। देन थिंग्स लाइक वॉमिटिंग, नोज़िया जैसी चीज़ें, सिंपल चीज़ें जो पैलिएटिव पेशेंट्स को बहुत तंग करती हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी या कुछ और मेडिसिन के चलते वो भी प्रॉब्लम आती है। एज आई सेड, कॉन्स्टिपेशन इज़ अ ह्यूज ह्यूज इशू। स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जो ये पेशेंट्स होते हैं इनमें काफ़ी लोग एल्डरली होते हैं। देन कन्फ्यूजन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। रात को स्पेशली छोटे मोटे इन्फेक्शन के कारण दे आर ह्यूजली कन्फ्यूज्ड, उनको मालूम भी नहीं होता वो कहाँ है। और मतलब रात को उठ उठ के इधर उधर जाना, इट बिकम्स डेंजरस फॉर देम। उन वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स जो होते हैं, जैसे 30s में, कोई 40s में हो, मुझे कई केसेस याद हैं, लेडीज़ थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, सो शी नोज़ व्हाट इज़ कमिंग। तो उनकी एजिटेशन का लेवल कुछ और होता है, बिकॉज उन्होंने तो ज़िंदगी भी पूरी नहीं देखी है, दो मतलब बच्चे भी हैं छोटे छोटे, बट वो एजिटेशन के लिए दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद मेडिसिन जब ज़रूरत होती है। बहुत ही जैसे होता है ना, केयर तो बहुत सॉफ्ट हैंड से करनी होती है इन पेशेंट्स की, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से। तो इसीलिए स्पेशलिटी है। मतलब सॉफ्ट हैंड मतलब? जस्ट वी कैनॉट, जैसे बाकी स्पेशलिटीज़ में तो वी कैन पुट आवर फुट डाउन एट सम पॉइंट, है ना, कि नहीं आप जो मर्जी डिमांड करें, बट दिस इज़ इट। लेकिन जो पैलिएटिव वाले होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ लिवरेज फॉर द पेशेंट के, अगर वो उनको एजिटेशन ज़्यादा है, उनको पेन ज़्यादा है, तो वी कीप ऑन गिविंग देम द मेडिकेशन टिल दे से कि नहीं, आई एम ओके नाउ, आई एम कंफर्टेबल। वी ऑल्सो हैव टू बैलेंस, उसमें करना पड़ता है कि वो ज़्यादा ड्राउजी ना हो, बेहोश ना रहने लगे, हुँ, ताकि ये भी उसका आइडिया नहीं है कि उनको बेहोश करके रखा जाए, फिर तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं रही ना। तो करेक्ट। बैलेंस ये या होता है कि वो ठीक भी रहें और हुँ, अवेक भी रहें, ताकि वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी उन्होंने करना वो करते रहें। तो हुँ, हुँ, हुँ। बहुत लोग हैं जो पैलेटिव केयर पे पहाड़ भी चढ़ लेते हैं, अपना। वॉव! हाँ, उनको करना होता है तो करना होता है, तो यू गिव द मेडिसिन, दे वांट टू डू इट, इट्स अ बकेट लिस्ट, या प्लीज़ अच्छा। आप कीजिए। आई थिंक लास्ट में भी हमने बात की थी, एक बैंड के थे मेंबर्स, वो आए थे लास्ट में हमारे पास हॉस्पिस में, ही वांटेड टू प्ले गिटार, his guitar was got into there and then but he never ended up playing it। लेकिन जो भी उनको करना है तो उसके लिए सपोर्ट जो क्लिनिकल दी जाती है। अब ये भी देखा जाता है कि पेशेंट घर पे रहना चाहेंगे या हॉस्पिस कहते हैं इसके, हॉस्पिस में आना चाहेंगे। तो अगर घर में देना चाहेंगे तो एक पूरा नेटवर्क है पैलिएटिव केयर नर्सेस का, जो कि उनको घर में ये केयर, सेम केयर प्रोवाइड करते हैं till the last breath। So it depends on patient, if patient wants to pass away at home or in the hospice, that is their decision। तो ये क्लिनिकल केयर आ जाती है पैलिएटिव की। मोटा मोटा तो बेसिकली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस लाइफ आर एड्रेस्ड सिस्टम की तरफ से। ये मेरा एक सवाल था कि घर पे भी होता है क्या? घर पे केयर कैसे हम्म। फैमिली को ट्रेन किया जाता है हम्म। कि पीपल कम फ्रॉम बाहर से और फिर केयर प्रोवाइड करते हैं? हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्चुअली। हुँ, तो बाहर से आते हैं, जो काम स्पेशलिस्ट ने करना है, इंजेक्शंस लगाने हैं, कैथेटर्स चेंज करनी है, पेशेंट को टर्न अराउंड करके ड्रेसिंग्स करनी है, जो भी जो स्पेशलिस्ट केयर है वो स्पेशलिस्ट केयर है, वो बाहर वाले करते हैं। जो फैमिली मेम्बर सीख के कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में हेल्प कर सकते, किसी भी चीज़ में जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स ट्रेंड हों। कई बार नर्सेज डॉक्टर्स के भी तो जो घरों में ये सब होता है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर वो इंजेक्शंस दे सकते हैं तो ठीक है, दैट हेल्प्स विद द रिसोर्सेज। लेकिन इट्स थोड़ा कंबाइंड टीम वर्क है दोनों सब। कई कई पेशेंट्स हैं जो खुद भी बहुत कुछ कर लेते हैं टिल द लेटर स्टेजेस, वो मतलब मूव भी करेंगे, अपनी दवाइयाँ भी ठीक ठाक ले लेंगे, कैथेटर्स भी चेंज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो वो दे आर फेयरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो बिल्कुल घरों में भी जाके होती है, उनके बेड्स भी स्पेशल प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब उनके लिए खाना भी 3-4 बार प्रोवाइड किया जा सकता है। केयरर्स भी जाते हैं घर में 3-3 4-4 बार मैक्सिमम जाते हैं मेरे ख्याल से। तो 4 बार दिन में जाके उनको शाम को बेड में टक इन करके बिल्कुल सुला के वो चले जाते हैं, फिर सुबह वाह! जाके फिर देखते हैं उनको। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये भी मुझे होती है। याद है आपने पहले एक एपिसोड में बोला था कि उनको अगर विस्की भी चाहिए होता है तो वो हाँ हाँ प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, नहीं बिल्कुल, उनको जो चाहिए आप, एक यही हमारे जो हॉस्पिस था, वही एक था हॉस्पिटल जिसमें सिगरेट
और विस्की, दोनों पेशेंट्स को अलाउड होती थी। आप मतलब पेशेंट नर्स को बेल करके बजाती कि मुझे प्लीज़ सिगरेट के लिए ले जाओ, तो वो लेके जाते थे। ओह! और जिस तरह से वो सेटअप था, तो यू हैड टू स्टेप आउट ऑफ योर रूम ओनली। तो मतलब जो हुँ, जो जिस तरह से वो बनाया, इस तरह से गया था कि आपको पूरा कॉरिडोर घूम के बाहर कहीं लेके ना जाना, अंदर तो अलाउड नहीं है। तो उन्हीं के रूम कुछ इस तरह से थे, एक साइड कॉरिडोर में खुलते थे, दूसरी साइड बालकनी या बाहर, तो उनको बाहर ले जाके वो सब सिगरेट भी पीते थे, विस्कियाँ पड़ी होती थी, अलग अलग तरह की पड़ी होती थी। तो पेशेंट के रिलेटिव्स दे जाते थे कि तो वो कलेक्शन पूरी होती थी। एक ही जगह देखी है मैंने कलेक्शन विस्कीज़ की। तो जो भी उनको चाहिए, अगर फैमिली और ने कुछ लेके आना है तो वो हुँ, भी ला के उनको जो भी वो चाहिए दे सकते थे। तो फैमिली साथ में रह सकते हैं कि नॉर्मली तो ये नहीं, ये लार्जली तो सिंगल बेडेड अकोमोडेशंस होती थी हमारी, जो मैं अपनी जहाँ पे मैंने काम हुँ, किया है। कोविड में दैट वाज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज कोविड में कोई भी फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं था। तो हुँ, पेशेंट के लिए तो था ही था हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ दे डिडंट हैव एनीबॉडी अराउंड, एक्चुअली हुँ, दे डिड नॉट। तो इवन जो स्टाफ था, जो स्पेशली नर्सेज, क्योंकि उनकी उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनका काम यही था, दे यूज्ड टू होल्ड देयर हैंड एंड सेट, व्हेन दे वर पासिंग अवे। अगर कोई नहीं है फैमिली मेंबर, दे यूज्ड टू बी देयर फैमिली, वो भी नहीं कर पाए वो, क्योंकि अलाउड नहीं था। लेकिन एक टर्मिनल जब होता है ना, एक होता है एंड ऑफ लाइफ डेज। सो when the person is dying also, there are stages जब हम कहते हैं कि there are there are let's say weeks to months left। हम ये नहीं हुँ, कहते कि 3 महीने बचे हैं, हम कहते हैं वीक्स टू मंथ्स हैं अभी। तो दैट इज़ अ टाइम पीरियड वी आर लुकिंग एट। फिर एक स्टेज आती है जब हम कहते हैं कि देर आर डेज टू वीक्स लेफ्ट। That is, then there are like only days left, which is end of life stage. So end of life stage के साइंस होते हैं, क्लियर क्लिनिकल साइंस होते हैं, जब हमें मालूम होता है कि नो एनी डे द पर्सन कैन लीव नाउ। तो उस स्टेज पे फिर 24/7 उनके फैमिली मेम्बर भी साथ में रह सकता है। तो वो प्रोविज़न होती है वहाँ पे, दे कैन बी देयर, बट नॉट ऑलवेज, नॉट 24/7, क्योंकि वो फिर, लेकिन हाँ, उनका आना जाना बारिंग कोविड के टाइम पे गड़बड़ हो गई। अदरवाइज फैमिलीज़ का आना जाना, बस वार्ड राउंड ना चल रहा हो, उसके बजाय दे कैन कम एंड गो, दे कैन सिट एंड डू व्हाटएवर, जितने मर्जी लोग आके मिल लो। दैट इज़ ऑलवेज देयर। जो केयर के बारे में आप बात कर रहे थे, एक तो फिज़िकल नीड्स हो गए, हम्म। में फिज़िकल एंड मेडिकल नीड्स हो गए, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का कैसे केयर करते हो? बिकॉज़ एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता होगा पेशेंट को, अगर वो अवेयर है कि क्या हो रहा है और वो कहाँ पे है, और इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग होगा। फियर्स होंगे, बहुत कुछ होगा जो हम्म। सबका एक साथ तो नहीं, बट कुछ लोगों को ज़्यादा केयर हम्म। प्रोबब्ली हम्म। का ज़रूरत पड़े, तो वो कैसे करते हो? काउंसलर्स होते हैं? काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं एट हैंड। हर तरह के होते हैं काउंसलर्स। साइकोलॉजी काउंसलर्स होते हैं, ब्रीवमेंट काउंसलिंग वाले भी होते हैं, देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ। लेकिन सरप्राइजिंगली पेशेंट्स जब तक वो पैलिएटिव केयर या हॉस्पिस वगैरह में आते हैं, दे हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस ऑलरेडी, बिकॉज जब उनको डायग्नोसिस मिलता है कैंसर का, दैट इज़ व्हेन इट स्टार्ट्स एंड दैट इज़ बिफोर द ट्रीटमेंट। तो हाँ, जिनको होता है कि यार पिछले हफ्ते ही डायग्नोसिस मिला एंड इट इज़ सो स्प्रेड के and the person सो is फास्ट। deteriorating, those are the most difficult patients, because it is very difficult for the patient to come to terms, और वो बहुत agitated होते हैं। उन्होंने उन्होंने टाइम ही नहीं उनको मिला होता उनको ये सब अपने आप के साथ बातें करने के लिए। लेकिन लार्जली जो पेशेंट्स होते हैं, वो पहले अपने आप के साथ ये सारी बातों के वो गो थ्रू हो चुके होते हैं, काफ़ी सेटल्ड भी होते हैं। लेकिन हाँ, एज यू सेड कि डर तो हर किसी को होता है उस स्टेज पे। तो वही एजिटेशन जो मैं पहले कह रहा था, वो एजिटेशन होती है, फिर एंग्जाइटी होती है, उसके लिए मेडिसिन भी हैं। जो नर्सेज होती हैं, दे आर स्पेशली ट्रेंड। तो ज़्यादा हम साइकेट्री का हेल्प नहीं लेते हैं इसमें, बिकॉज उस लेवल की हेल्प नहीं चाहिए होती, इज़ नॉट दैट स्पेशलाइज्ड हेल्प। लेकिन जो नर्सेज होती हैं वो भी ट्रेंड होती हैं। लेकिन हाँ, स्पेशल अगर कोई मेडिकल कंसर्न्स होते हैं, तब साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो है वो चलते रहते हैं। बट इट इज़ मोर, एज आई सेड, फैमिली भी बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जब पेशेंट मान लीजिए हॉस्पिस में आ गए हैं, तो उनको बिल्कुल पता है क्या हो रहा है।
और भी पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ भी वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो अपने साथ अपने जैसों को देखते हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स ईच अदर। तो ऐसे कई फैक्टर्स के चलते मेंटल हेल्थ को टेक केयर किया जाता है, लेकिन हाँ, जिनको एजिटेशंस रहती हैं तो उनको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। देन यू हैव सिडेटिव्स। एजिटेशन की स्पेशल ड्रग्स होती हैं, जैसा मैंने कहा, वो दिन में 2-3 बार दी जा सकती हैं, या आपको सिरिंज ड्राइवर कहते हैं हम उसको, सिरिंज ड्राइवर जो कि पंप होता है, जो पंप करता रहता है, वो उससे सारा दिन वो भी चलता है, एंड पेशेंट्स आर ओके विद इट। तो दैट इज़ हाउ वी मैनेज इट। तो हम हमारे जो इंडिया में माइंडसेट होता है वो जो इतने सालों से हम जो देख रहे हैं वो, और हम्म, आप हम्म, जैसे ये सब केयर्स के बारे में आपको एक्सपोजर मिला हुआ है, हम्म, आपको क्या डिफरेंस लगता है और आप क्या सोचते हो कि चेंज होना चाहिए जिससे लोगों का लाइफ एंड डेथ बोथ हम्म। थोड़ा इजी हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल। आपने सही कहा कि यहाँ पे एक्सपोज़र देख के आई मीन आई कैन सी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कि जो हमारा कल्चरली हम जो डायरेक्शन लेते हैं, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ में देखा हो या आम पब्लिक में, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ ओह या बहुत डिफ़ाइन करती हैं लोगों का रिएक्शन डिफाइन कैसा है। करते हैं। नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सर्कल है, हाँ, विशियस हाँ, सर्कल जैसा है। वो उसको डिफ़ाइन करते हैं और मूवीज़ लाइफ़ से लेती है और लाइफ़ मूवीज़ से लेती है, तो हम एम्प्लीफाई हो वही जाता है। हाँ, उसमें, हाँ, हम हाँ, उसी में फँसे होते हैं, उसको फिर इको चेम्बर जैसा। वो रीइटरेट हो जाती है कि ये चीज़ ठीक है दोनों के लिए। हाँ। तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि इसमें अ, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि दिस इज़ द लास्ट जर्नी, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि आखिरी सफ़र है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक आई थिंक पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी, एक दोस्त थे, उनके मॉम को हुआ लिवर कैंसर स्प्रेड आउट, सलाह दी गई कि आप दवाइयाँ लीजिए, मैंने उनकी सीटी वगैरह देखा, मैंने कहा बॉस देयर इज़ नो पॉइंट, अगर वो उन्होंने भी कहा था कि इसके बचेंगे नहीं, लेकिन आप कीजिए। तो फिर मैंने उनसे पैलेटिव की बात की पूरी, हालांकि वहाँ पे मेडिसिन उस लेवल की नहीं थी, बट उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि एक तो उसने बैठकर बात करी अपने पेशेंट्स के साथ, जो उनके मॉम थे उनके साथ, तो उसका अपना स्ट्रेस जो था वो ज़ीरो हो गया इस बात के लिए कि अदरवाइज़ उसको एक मुखौटा पहन के उनके साथ रहना पड़ता था कि आपको ठीक है कोई नहीं, हम यहाँ वैसे ही इलाज करवा रहे हैं, हम वैसे ही अस्पताल जा रहे हैं। उसकी बजाय उनको मालूम है कि भाई आपको कैंसर है, ये दवाइयाँ देनी है, और बताइए हम और क्या करें, आपको कहीं जाना मैं लेके चलता हूँ, कोई तीर्थ यात्रा पे जाना मैं लेके चलता हूँ, तो डिस्कशन पूरी चेंज हो जाती है। और उसके बाद उनको भी मालूम है कि मेरे साथ झूठ नहीं बोला जा रहा, पेशेंट को भी, कि मेरा आखिरी समय चल रहा है और मैं जो करना चाहूँगी या चाहूँगा वो मैं कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड मेरी हेल्थ ठीक रहे। तो ये इस एंगल से बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से जब हम ये पैलिएटिव की बात करते हैं पेशेंट के साथ, फैमिलीज़ के साथ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ से एक्सेप्टेंस की और ब्रीवमेंट की ना जर्नी शुरू हो जाती है, कि हमें मालूम है कि क्या आ रहा है, हम मेंटली प्रिपेयर होना शुरू होते हैं, फिर एक दिन डेथ होती है, उसके बाद ऑल दिस प्रेपरेशन 2-3 महीने से चल रही है, तो वो एक तरह के मेंटल हेल्थ जो है फैमिली मेम्बर्स की भी उससे बेटर रहती है। बजाय इसके कि आप इतने स्ट्रेस में जी रहे थे, मुखौटा पहन के जी रहे थे, और सडनली वो चले गए, तो आप भी हिल जाएंगे, पहले तो 6 महीने तो आपको भी, क्योंकि इट्स अ ह्यूज चेंज फॉर यू। फिर उसके बाद पैसा, रिसोर्सेज, पैसा इसमें बहुत वेस्ट होता है, जब हम बिना, हमें मालूम है कि हम बचा नहीं पाएंगे, दिस इज़ इट। तो वाई वी आर ट्राइंग फॉर दोज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जिसके इंडिया में तो जेब से पैसे देने पड़ते हैं, बहुत पैसे लोगों के, लाखों लाखों रुपए लोगों के इस बात पे लगते हैं, और वो मालूम है कि वो नहीं बचेंगे। तो वो एक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो डॉक्टर्स की तरफ से भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि उनको बैठ के प्यार से टाइम देकर समझाएं। प्रॉब्लम ये है कि वो बोल देते हैं 1 मिनट में, जो काम आधे घंटे में होना होता है वो 10 मिनट में बोलने की कोशिश करते हैं, वो फिर ऑब्वियसली इट हाँ। डजंट इज़ नॉट इनफ फॉर द पेशेंट, जिनका या फैमिली मेम्बर्स जिनका पेशेंट जाने वाला हो। तो मेरे हिसाब से पैलिएटिव केयर बहुत ज़रूरी है, फॉर द बेटरमेंट, पेशेंट की बेटरमेंट के लिए, लास्ट जर्नी के लिए, डिग्निटी इन डेथ के लिए, फैमिली के लिए, रिसोर्सेज के लिए, और एक एक तरह का डायलॉग भी चलता है कि भाई अब जब ये स्टेज आती है, बिना बीमारी के भी स्टेजेस आती हैं, कि भाई अब इट्स वी कैन टॉक अबाउट द डाइंग, तो वो भी शायद चेंज आ सकती है उसमें। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई इट्स थिंक इट ऑल बेनिफिशियल फॉर। स्टार्ट्स विद कि हम डेथ के बारे में बात नहीं करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ डाइंग के बारे में तो बात ही नहीं हाँ, करेंगे अगर हम डेथ के बारे में ना बात करें। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, ये कभी किसी को होता है, सबको होता है। हाँ, तो पुनर्जन्म के कब होता है, विश्वास कैसे होता है? तो हम पुनर्जन्म की वेट करते हैं, इसलिए हम डेथ की वेट नहीं करते हैं।
नहीं, मैं लास्ट में यही बोलने वाला था कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़, बॉम्बे, दिल्ली जैसे, वहाँ पे फिर भी पैलिएटिव केयर की सर्विसेज़ कुछ हद तक अवेलेबल हो रही हैं, बातें होती हैं। आई वुडेंट से कि बहुत अवेयरनेस है, लेकिन अवेलेबल ज़रूर है। तो लोग अगर सुन रहे हों या किसी को चाहिए हो तो उसके बारे में खोज कर पता किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल। हाँ, ऑब्वियसली जैसे हर हेल्थ हेल्थ रिलेटेड इशू का छोटे शहरों में, टाउन्स में, गाँव में तो नामो-निशान नहीं होगा इन चीज़ों का। इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ मेडिसिन्स को लेकर आप फिर भी अपने घर में पेशेंट्स की केयर कर सकते हैं। मच बेटर देन कि आपको जब पैलिएटिव का मालूम ही ना हो। तो वो एक बैलेंस बनाया जा सकता है, तो लोग अपनी तरफ से सिर्फ ये करें कि इससे डरें नहीं। बस मैं तो ये कहूँगा कि ऑब्वियसली वो खुद नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन अगर इसके बारे में कोई बात कर रहा है या आप वो बात करना चाहते हैं, तो उसके बारे में डरे नहीं और उसके बारे में खुल के बात कर सकें और जितना समझ आता है, समझने की कोशिश करें और जितना समझ आता है, उसको अडैप्ट कर लें। उसमें उनका फैमिली का भी भला है, पेशेंट का भी बहुत भला है इसमें। इट्स अ वेरी पीसफुल जर्नी एंड वेरी डिग्निफाइड जर्नी देन। आई थिंक वी शुड रैप अप ऑन दैट नोट, जी, है ना? जी। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और फिर हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। और ये टॉपिक हैवी ज़रूर था, लेकिन मुझे फिर से याद आता है, लास्टली सॉरी आपने रैप अप कर दिया, आई थॉट कि आई विल जस्ट मेंशन इट कि ये हुँ, टॉपिक हैवी था, लेकिन जो लोग इसमें काम भी करते हैं, दे हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर बिकॉज़ इट डज़न्ट हैव टू बी सैड। ये तो रियलिटी है, तो इसको हम कैसे लाइटन अप करके, कैसे पेशेंट की केयर करके उनको भी अपना भी भला कर सकते हैं, दैट आई थिंक दैट इज़ द डायरेक्शन वी शुड टेक। थैंक यू सो मच अविरल। थैंक यू।